ये जिम्मेवारी बनती है केंद्र सरकार की कि जो राज्य सरकारें हैं उनके वो ठीक ढंग से वहां पर पैसा दें और वहां पर काम करने के लिए हमारे छोटे प्रदेश को आगे बढ़ाने का मौका दें। जब 90-10 की रेशो में पहले से ही हमारा प्रदेश उसके अंतर्गत आता है तो ये तो निश्चित सी बात है कि केंद्र सरकार की योजनाएं हमारे प्रदेश में भी आएंगी, पूरे देश में आती हैं, क्योंकि नई बात थोड़े है। कोई ऐसी योजना, आप डबल इंजन की सरकार की बात करते थे अपने समय में, तो आप लोगों ने भारी भरकम लोन क्यों लिया? आज आप हम पर छींटा कसी करते हैं कि आप लोगों ने इतना लोन ले लिया, आने वाले वर्षों में इतना लोन लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब आपकी डबल इंजन की सरकार थी, आपको कुछ नहीं मिला केंद्र सरकार से, आपके अपने प्रधानमंत्री थे, आपकी अपनी सरकार थी। पिछले 5 वर्ष में आप बता दें कि केंद्र सरकार से कौन सा ऐसा आर्थिक पैकेज हमारे प्रदेश को मिला जिसकी हम धन्यवाद करें। और जो योजनाएं केंद्रीय स्तर की होती हैं तो हमें मिलनी वाजिब हैं, उसके तो हम हकदार हैं, वो तो देनी ही पड़ेंगी। और जहां तक वर्तमान सरकार की बात है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की रहनुमाई में, आपको मालूम है पिछले वर्ष हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से आपदा के समय में भारी नुकसान हुआ, आप लोगों ने भी चर्चा में भाग लिया। आपने भी यहां से पूरे जोर से कहा कि प्रदेश जो है पिछड़ गया, 10 वर्ष पीछे चला गया इस आपदा की वजह से। और जो पैसा हमारे पास सीमित आर्थिक संसाधन थे, वो तो हमने आपदा से प्रभावित लोगों की जीवन को बचाने के लिए, उनके घरों को बसाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसमें खर्च किया। सब कुछ आपको ज्ञात होने के बावजूद भी अगर आप इस तरह की यहाँ पर बात करें तो वो तथ्य से परे है, वो नौटंकीबाजी की बात है, वो विरोध करने की बात है। जो सच्चाई है उसके ऊपर आपको बात करनी चाहिए। जब यहाँ पर सदन में चर्चा हो रही थी और हमने आपसे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपसे सहायता मांगी थी कि आप संकल्प लें और हमारे साथ चलें माननीय प्रधानमंत्री महोदय के पास और हम आर्थिक सहायता लेकर आते हैं, उस समय आप चुपचाप क्यों बैठ गए? आपको चाहिए था, जब आपको पता है कि हमारे प्रदेश की आर्थिक हालात क्या हैं, तो क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि आप केंद्र सरकार से बात करते, सामूहिक तौर पर आप हमारे साथ चलते और वहां से आप आर्थिक पैकेज लेकर आते? जब यहाँ पर चर्चा हुई कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, तब आपने मना कर दिया कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है देश के अंदर की राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। तो हमने कहा चलो आपने राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करनी तो आप राष्ट्रीय एक आर्थिक पैकेज की बात कर लो, तब भी आप चुप हो गए, तब भी आपने कोई साथ नहीं दिया। तो आज फिर इस तरह की बातें यहाँ पर करना बेमानी है इस भोली भाली पहाड़ी राज्य की जनता के साथ। और ये तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हौसला है कि जिन्होंने 4500 करोड़ रुपए की आपदा राहत राशि यहाँ पर घोषित की और जनता के बीच में बांटी, जिससे लगभग 22,000 लोगों को लाभ मिला और अभी भी वो चल रही है योजना। और ऐसे समय में जब इतना नुकसान हो गया, सड़कें टूट गई, पुल टूट गए, पानी की सारी मशीनरी डूब गई, सभी के क्षेत्रों में नुकसान हुआ, हमारे क्षेत्रों में भी नुकसान हुआ। और अगर सही मायने में देखा जाए तो यदि इस नुकसान को भरपाई के लिए आज भी करोड़ों रुपए चाहिए, ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, लेकिन विरोध के लिए विरोध करना कोई अच्छी बात नहीं है। सकारात्मक रूप से मिल बैठकर ये चर्चा करनी चाहिए कि हमें किस प्रकार से जो है आर्थिक सहायता के लिए केंद्र सरकार से बात करनी। आपने बात करी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से इतने घर मिल गए। आप पहले तो ये स्पष्ट करें कि वो जो घर मिले हैं क्या वो राष्ट्रीय आपदा के लिए मिले? 11,000 घर देने की बात कही है, उसमें 1,30,000 रुपये आपने दिया। आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग बता दीजिए कि 1,30,000 में कोई मकान बनता है? कैसे बनाएंगे आप 1,30,000 में? तो आज एक सेप्टिक टैंक भी नहीं बनता है, शौचालय भी नहीं बनता है। अगर इतने ही आप दूसरे घर की बात करते हैं प्रधानमंत्री महोदय,
तो उनको चाहिए था, जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक 7 कदम आगे बढ़कर 7 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिए, आप भी उस तरह की बात करते, प्रधानमंत्री महोदय से बात करते, फाइनेंस मिनिस्टर से बात करते कि आप हमारे पहाड़ी राज्य में यहाँ पे घर बनाना मुश्किल होता है, इसलिए 1,30,000 से मकान नहीं बनेगा, आप भी हमें 7 लाख रुपए दो, आप हमसे 10 लाख रुपए लो उनसे, तब तो हम माने कि आप लोग बुद्धिजीवी हैं और आप चाहते हैं कि इस प्रदेश की जनता का भला हो। केवल मात्र विरोध करने की आप बात करते हैं। तथ्यों के ऊपर बात करनी चाहिए और सच्चाई के ऊपर बात करनी चाहिए। जो हम जनता के बीच में जाते हैं, आप भी जाते हैं, हम सब एक ही समस्या, सबके पास एक ही आती है, चाहे घर बनाने की है, चाहे सड़क बनाने की है, चाहे पानी की योजना की बात है। अब इतनी सारी योजनाओं की आप बात करते हैं, इतने डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, कहाँ से पैसा है? आप सबको मालूम है, आपने भी 5 साल राज किया, आपको भी पता है कितनी दिक्कत हुई, पैसों की वजह से बहुत सारे काम नहीं हो सकते, ये सबको पता है। लेकिन जो वास्तविकता है उसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, उसके ऊपर चिंता होती है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में शिमला शहर में आईडीपी प्लान को सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली, यहाँ पर जो 2.5 मंजिल तक मकान बनते थे, आज उनको 3 मंजिल तक, और जो एरिया के हिसाब से उसमें मकान बनाने की एक बहुत बड़ी राहत मिली है। और साथ ही में जिस प्रकार से शिमला शहर की आबादी बढ़ रही है, और बहुत समय पहले जाटिया देवी में एक टाउनशिप बनाने की बात आई, उससे भी राहत मिली। बड़े लंबे समय से ये काम रुका हुआ था, तो उसका शहर का विस्तारीकरण भी होगा। तो ये जो काम हुए हैं इसके बारे में भी बताना चाहिए। और जो हमारे फॉरेस्ट के केसेस थे, सड़कें बहुत सारी रुकी हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से और वहाँ सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, वहाँ बात हुई, तो आज उससे राहत मिली। आज सब गांव में जाके फॉरेस्ट की हमारी FRA केसेस हो रहे हैं, FCA के केसेस हो रहे हैं। बहुत सी हमारे डेवलपमेंट के काम रुके हुए थे, जिससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिला। और आज हमने जो सबसे जो गारंटी दी थी कर्मचारियों को लेकर, यहाँ पर विपक्ष के साथी कह रहे थे कि ये क्यों दी, OPS क्यों लागू? कर्मचारियों की मांग थी, और कर्मचारी जब रिटायर होते हैं उसके बाद उन्हें जरूरत पड़ती है। आज बहुत भी अगर एक क्लास 1 ऑफिसर को 2,500 रुपये पेंशन मिले तो कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा? और ये राष्ट्रीय स्तर की मांग है कर्मचारियों की, वो आप नहीं देना चाहते, तो इससे समझ में आता है कि कर्मचारियों के कितने हितैषी। आपने आज हमारे कर्मचारियों का 9,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास पड़ा है। आप लोग इतने ज्यादा कर्मचारियों के हितैषी हैं, आप जाएं और कहें माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि इस पैसे को दे दीजिए प्रदेश को। पहाड़ी राज्य है, यहाँ के कर्मचारियों को जरूरत है। हमारे यहाँ ना तो इंडस्ट्रीज है, ना इतना ज्यादा यहाँ पे कोई विकल्प है अन्य रोजगार का। आप सबको मालूम है कि हमारे प्रदेश में कर्मचारी बाहुल्य प्रदेश है। उनके जब रिटायर होते हैं तो उसके बाद उनके पास क्या चारा है? अन्य प्रदेशों में जाकर तो इंडस्ट्री में चले जाते हैं लोग, और उनका अपना पैसा है, वो अपने पैसे के ऊपर भी कुंडली डालकर बैठे हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, उसके ऊपर आपको बात करनी चाहिए, वो पैसा वापस दिलाना चाहिए। और अभी जो किसानों की अगर बात की जाए पूरे देश के अंदर, ये भी चिंता का विषय है कि अन्य क्षेत्रों के अनुसार जो है देखा जाए तो आज कृषि के क्षेत्र में जो है, जो अर्थव्यवस्था है वो कम हुई कृषि में पूरे देश के अंदर अन्य विभागों को के मुकाबले। और जहां आज किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे मारपीट की जा रही है, उनके ऊपर आंसू के गोले फेंके जा रहे हैं। उनको जो अन्नदाता है पंजाब से और हरियाणा जो है, राजस्थान हुआ, यूपी हुआ, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में जो है अनाज पैदा होता है। आज 5-5 दौर की बैठकें खत्म हो गई, लेकिन पूंजीपतियों के दबाव में आकर उन किसानों का जो निर्णय नहीं लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से कैसे लोकतंत्र चलेगा? कैसे जो किसानों के आप हितैषी हो सकते हैं? 70% लोग आज गांव में किसानी करते हैं, और आज इसी किसानी की वजह से लोग जो हैं, हमारे प्रदेश के लोग बाहर जा रहे हैं। जो हमारा युवा है बाहर जा रहा है क्योंकि उनको कुछ करने को नहीं है। तो आज सरकार ने उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, कृषि क्षेत्र में जोड़ने के लिए
विभिन्न प्रकार के उन्हें लाभ देने की इस बजट में घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। दूध का रेट बढ़ाया। हमारे पहाड़ी राज्य में बहुत से हमारे जिम्मेदार जो लोग हैं, गाय भैंसे रखते हैं, दूध बेचते हैं और मक्की की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, तो उन्हें समर्थन मूल्य दिया। वहां पंजाब के किसान दिल्ली में मांग कर रहे हैं एमएसपी की, वो दिए नहीं जा रही है। और हमारे प्रदेश में, छोटे से प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एमएसपी देकर इस बजट में आपको बता दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी किया जा सकता है। उन्होंने अपना इरादा मजबूत रखा और आपको 5 और 7 रुपए के हिसाब से इसमें दूध में भी और गेहूं और मक्की में भी एमएसपी का जो उन्होंने ये घोषणा करी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और साथ में जैसे हिमगंगा योजना के लिए कांगड़ा के अंदर एक प्लांट जो अभी लगाया जा रहा है, जिससे जो हमारे प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा, दूध की चीजें बनेगी, दूध उसमें प्रिजर्व्ड रहेगा और उसमें उसकी क्षमता भी ज़्यादा रहेगी। तो ये अपने आप में एक कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये बजट जो है रोजगार उन्मुखी है। पशुपालन के लिए मोबाइल वेटरनरी